हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखो, आज मैं क्लास 7th के लिए क्लास की एसएसटी के लिए जो उनकी जियोग्राफी का चैप्टर है, आवर चेंजिंग अर्थ, ये चैप्टर में लेके आया हूँ। अभी मैंने बताया आपको जियोग्राफी का चैप्टर है ये। आप लोग ग्रुप में जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स का डिवाइड कर दिया गया है, तो जियोग्राफी का है। अब देखो, आवर चेंजिंग अर्थ का मतलब क्या है। हम लोग इस अर्थ के सरफेस पर रहते हैं। अर्थ को बने हुए अरबों साल हो गए। हम लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता है कि अर्थ के सरफेस में कब, क्या और कैसे चेंजेज हो रहे हैं। ये चेंजेज कंटिन्यूअस हो रहे हैं, लेकिन हम उसको जान नहीं पाते हैं। हम पृथ्वी के छोटे से हिस्से में रहते हैं। पृथ्वी की जो एज है अभी तक, उसके हिसाब से हमारा समय बहुत थोड़ा है, नगण्य है कह सकते हैं। तो हम इसको वॉच नहीं कर पाते हैं। हम इसको इनडायरेक्टली जान पाते हैं जब वॉल्केनोस फूटते हैं, ज्वालामुखी जिनको कहते हैं, या भूकंप, अर्थक्वेक आते हैं, तब हम इनको जान पाते हैं। देखो, मैंने अभी बताया कि अर्थ को बने हुए लगभग 4 अरब 60 करोड़ वर्ष, 4.6 अरब वर्ष हो गए। बहुत लंबा समय है। कितने बदलाव हुए, कितने क्या हुए। हम लोग इस पृथ्वी पर, क्योंकि जाति पृथ्वी में सब घूमते रहती है, बिल्कुल ही राउंड सरफेस इसका, गोल है, गोलाकार है। सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुआ अल्फ्रेड वेगनर, जो एक जर्मन मीटियोरोलॉजिस्ट था, जिसको भूगर्भ विज्ञानी कहते हैं। मीटियोरोलॉजिस्ट ये जर्मनी का था, अल्फ्रेड वेगनर। इसने 1912 में एक थियरी दी थी, जिसको कहा जाता है वेगनर्स थियरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। फिर से सुन लीजिए, वेगनर्स थियरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इसने बताया कि पृथ्वी का लैंड मास, जो पूरा अर्थ मास है, लैंड मास, वो पहले एक ही था। बाद में इंटरनल फोर्सेस की वजह से ये अलग अलग हो गया। जैसे आज का ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहाँ है, वो पहले एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। एशिया महाद्वीप अफ्रीकन महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। अमेरिका महाद्वीप, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ये यूरोप से जुड़े हुए थे। तो जहां जहां से अलग हो गए हैं, पूरा मालूम पड़ जाता है, देखे कि कौन किससे अलग हुआ है। सेम चीज है, जो अलग हुआ उसमें और जो इधर है उसमें। तो इसने कहा कि पूरा एक लैंड मास था और सुपर कॉन्टिनेंट नाम दिया। आज हम लोग कॉन्टिनेंट महाद्वीप पढ़ते हैं ना, इसने सुपर कॉन्टिनेंट नाम दिया, और उस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम दिया पैंजिया, PANGEA, ये नाम दिया पैंजिया। पैंजिया का मतलब होता है सुपर कॉन्टिनेंट। सुपर कॉन्टिनेंट बाद में अर्थ के इंटरनल फोर्सेस की वजह से, या एक्सटर्नल फोर्सेस भी, इसकी वजह से ये मासेज अलग अलग होते गए और बहुत सारे कॉन्टिनेंट बने, जो आज हम प्रेजेंट में देख रहे हैं कि जो 7 कॉन्टिनेंट है, सब अलग अलग हैं, पढ़ते हैं, तो ये 7 कॉन्टिनेंट बने। अब इसने कहा कि एक थियरी जो कि प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी है, प्लेट टेक्टोनिक्स। अब ये थियरी क्या है, इस थियरी के बारे में उसने 6-7 चीजें बताई।
मैं सभी को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, एक एक चीजें, तो आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या है इसको मैं मिटा देता हूँ। प्लेट टेक्टोनिक्स ये देखिए, नंबर 1 मैं यहां से शुरू करता हूं, और इस थ्योरी का पहला पॉइंट है अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ प्लेट्स known as lithospheric or tectonic plates or टेक्टोनिक प्लेट्स। जो पृथ्वी है, पृथ्वी का अर्थ क्रस्ट है, इसमें बड़ी बड़ी प्लेटें पाई जाती हैं, इनको लिथोस्फेरिक प्लेट या टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। दूसरा है देयर आर 6 मेजर एंड 20 माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स। पूरे क्रस्ट में, पूरी पृथ्वी में 6 बड़े और 20 छोटे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। नंबर 3 है रेट ऑफ मूवमेंट इज वेरी स्लो। द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज वेरी स्लो। इतना स्लो है कि एक साल में कुछ मिलीमीटर ही वो खिसक पाती हैं। ये इसकी मूवमेंट बहुत ही स्लो है। चौथी चीज है, ये जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है? एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाई इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ। जमीन के अंदर जो गर्मी है, उससे जो हीट उत्पन्न होती है, वो इन प्लेटों का मूवमेंट करने में सहायक होती है। 5th नंबर है द सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ is very large in comparison to its thickness. In comparison to its thickness, मतलब जमीन की थिकनेस के कंपैरिजन में जो इसकी सरफेस एरिया है वो बहुत ज्यादा है। अगला है जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज हैं। टेक्टोनिक एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं? एक तो अर्थक्वेक और दूसरी वॉल्केनोज। अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज, ये 2 टेक्टोनिक एक्टिविटीज हैं। और 7वां जो सबसे लास्ट में है, द प्लेट्स आर कंटिन्यूअसली मूव। क्यों? ये प्लेटें हमेशा मूव करते हैं। 2 फोर्सेस काम करते हैं, एक एंडोजेनिक फोर्स, दूसरी है एक्सोजेनिक फोर्स।
ठीक है, ये हमेशा काम करती हैं फोर्सेज यहाँ। अब देखिए ये जो चीजें मैंने कहा दोबारा आपको समझा देता हूँ। देखो फिर से समझ लो इसको आप लोग। जो प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी क्या है? द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ प्लेट्स नोन एज लिटिल। आप लोग समझते होंगे अर्थ क्रस्ट क्या है? पृथ्वी के ऊपर का हिस्सा अर्थ क्रस्ट कहलाता है। अर्थ क्रस्ट में बड़ी बड़ी प्लेट्स पाई जाती हैं जिनको टेक्टोनिक प्लेट्स या लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। वो प्लेट्स जो है 6 बहुत बड़ी बड़ी मेजर प्लेट्स हैं और 20 माइनर प्लेट्स हैं पूरी पृथ्वी के एरिया में। रेट ऑफ इन प्लेट्स के जो घूमने का मूवमेंट करने का रेट है बहुत स्लो है। मैंने अभी बताया कुछ मिलीमीटर पर ईयर है, इतना स्लो है। उसके बाद है अब उनको मूवमेंट की एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो पृथ्वी के अंदर जो हीट है उससे एनर्जी मिलती है। और पृथ्वी की जो सरफेस एरिया है बाहर वो उसके थिकनेस के हिसाब से तुलना की जाए तो बहुत ज्यादा सरफेस एरिया है। फिर टेक्टोनिक एक्टिविटीज है, कभी भूकंप आते हैं, कभी वो क्या बोलते हैं वोल्केनोज आते हैं, ज्वालामुखी फूटते हैं, तो इनसे भी वो प्लेट्स वगैरह मूव करती हैं, टूटती हैं, सब होती हैं। और उसके बाद प्लेट्स आर कंटिन्यूसली मूव करती हैं। इंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब इंडोजेनिक फोर्सेस क्या है, एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए जरा इसको मिटा दूं मैं। अब इसके बाद मैं यहाँ बात करता इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस को, तो मैं थोड़ा समझा दूं। इंडोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं, इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या है? देखो इंडोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो जमीन के अंदर, चाहे हीट कहिए, चाहे वो मैग्मा जो नीचे मेंटल वगैरह का इलाका है, कोर का जो एरिया है उसकी वजह से उथल पुथल कहिए, जो भी चीजें हैं जो जमीन के अंदर से हो रही हैं वो अर्थ के बाहरी सरफेस को तोड़ती रहती हैं, बनाती रहती हैं। नीचे से सब ऊपर आता रहता है, ज्वालामुखी में सारा लावा मैग्मा सब निकलता रहता है बाहर की तरफ। ये सब इंडोजेनिक फोर्सेज की वजह से है। समुद्र के अंदर अगर ज्वालामुखी फूट जाए तो उसकी सतह ही बदल जाती है, भूकंप आ जाए उसकी सतह बहुत नीचे हो जाती है। हमेशा जमीन की सतह पर, जमीन के सरफेस पर चेंजेस होते रहते हैं। अब हम लोग वोल्केनो का लेते हैं। सबसे पहले एंडोजेनिक फोर्सेज में वोल्केनोज, इनको कहते हैं, आप लोग हिंदी में ज्वालामुखी नाम सुने होंगे, ये नाम आप लोग सुने होंगे वोल्केनोज। ज्वालामुखी क्या होता है? पृथ्वी के अंदर से जो भी पिघली हुई चीज है वो पृथ्वी की ऊपरी सतह को तोड़ती हुई बाहर निकलती है। उसको हम लोग मैग्मा कहते हैं, लावा कहते हैं। ये सब चीजें पिघली हुई जो चीजें हैं सो मैग्मा, बाकी सब लावा निकलता है, धूल निकलती है, गैस निकलती है, पत्थर के टुकड़े निकलते हैं, बहुत सारी चीजें निकलती हैं। जब वो जमीन को तोड़ के निकलती हैं तो वहां पर पूरा गड्ढा बन जाता है, क्रेटर कहते हैं। और वो जब ऊपर जाती हैं चीजें, ऊपर से ऐसे गिरती हैं बाहर को, तो पूरा एक वेंट, एक गर्दन बन जाती है और पूरा इलाका हिल लाइक पुन टाइप बन जाता है। देखिए मान लीजिए जमीन है, यहां से ज्वालामुखी फूटा तो यहां से जो भी चीज निकलेगी वो यहां से ऐसे गिरेगी, ऐसे गिरेगी। अब यहाँ गिरते हुए बहते हुए इधर को जाएगी, ऐसे 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 जाएगी। ये पूरा इलाका, ये तो क्रेटर हो गया, पूरा गड्ढा बन गया। ये पूरा वेंट, एक क्रेटर जहां से पृथ्वी का हिस्सा टूटा है, और एक ये पूरा इलाका एक कोन की तरह हो गया, ऐसे ऐसे बन गया, ये कोन की तरह बन गया पूरा का पूरा इलाका। वेंट है, क्रेटर है, ये सब चीजें हैं। और ये बाहर को हमेशा फैलता जाता है, बाद में ठंडा होकर पहाड़ बन जाता है। ठीक है, अब वोल्केनोज कितने तरह के होते हैं ये देख लीजिए आप लोग। तो वोल्केनोज को उनकी एक्टिविटी के आधार पर ही डिवाइड किया गया है। टाइप्स ऑफ वोल्केनोज, टाइप्स ऑफ वोल्केनोज। नंबर 1 एक्टिव,
एक्टिव वॉल्केनोज, ये कौन से है? जैसा नाम से ही है, जिसमें से हमेशा मैग्मा लावा हमेशा निकलता रहे, वो एक्टिव है। जैसे इटली में माउंट एटना, माउंट एटना, ये जो इटली का है, इटली का ये जो ज्वालामुखी है माउंट एटना, ये एक्टिव है, इसमें से हमेशा ज्वालामुखी में से लावा वगैरह निकलता रहता है। दूसरा है डॉर्मेंट, डॉर्मेंट वॉल्केनो। इसमें क्या है, कभी निकला होगा बहुत पहले, लाखों साल पहले, हजारों साल पहले, अभी नहीं, लेकिन फिर निकल सकता है, ये कभी भी एक्टिव हो सकता है। ये है माउंट वेसुवियस, माउंट वेसुवियस, ये है डॉर्मेंट। और तीसरा है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, ये डेड हो गए, इनको डेड वॉल्केनो भी कहते हैं। कभी निकला होगा लाखों साल पहले, लेकिन अब इसमें से कुछ नहीं निकलता है। जैसे साउथ अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो, ये ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो का जो वॉल्केनो है ये एक्सटिंक्ट है। ओके, अब आप लोग अर्थक्वेक पर आ जाए, अर्थक्वेक देखिए। अर्थक्वेक्स, जिसको हम लोग भूकंप कहते हैं, भूकंप। देखिए अर्थक्वेक क्या है, जमीन के अंदर, पृथ्वी के अंदर काफी गहराई में, जहां मेंटल वाली चीजें, मेंटल है, कोर है, वहां बहुत ज्यादा गर्मी है। 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा टेम्परेचर अंदर है, और प्लेटें मूव भी कर रही हैं। वो मोल्टेन जो चीजें हैं मेंटल में, उसके ऊपर सारी टेक्टोनिक प्लेट्स तैरती रहती हैं। वहां कोई भी डिस्टरबेंस होता है तो उन टेक्टोनिक प्लेट्स में डिस्टरबेंस होता है, उसमें डिस्टरबेंस होता है तो वहां से तरंगे निकलती हैं, वेव्स निकलती हैं, लहरें निकलती हैं। वो लहरें जहां से ओरिजिन होती हैं, जहां से उन लहरों की उत्पत्ति होती है, उसको फोकस कहा जाता है। जहां से ओरिजिन होती है उसको फोकस कहा जाता है। जमीन पर जहां सबसे पहले उनका वाइब्रेशन होता है उसको एपी सेंटर कहा जाता है, एपी सेंटर कहा जाता है। जहां जमीन पर सबसे पहले वो पहुंचती है उसको एपी सेंटर कहते हैं। अब देखिए ये जो वेव्स, जैसे आप पानी में किस तालाब में पत्थर फेंक दीजिए बीच में, तो वहां से चारों तरफ वो लहरें, तरंगे ऐसे ऐसे बिल्कुल किनारे तक आ जाएंगे, पूरा पानी की सतह डिस्टर्ब हो जाती है। सेंटर का पानी किनारे नहीं आता है, लेकिन पूरी वो हो जाती। वैसे ही इसमें है, अगर एक जगह तरंगे या ऐसी डिस्टर्बेंस उत्पन्न होती हैं तो वहां से वेव्स चलती हैं। तो वेव्स भी 3 तरह की होती हैं, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और तीसरी है सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स ऐसे ही नाम से है, पी वेव्स, एस वेव्स और सरफेस वेव्स। पी वेव्स बहुत तेजी से चलती हैं, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद इसे सेकेंडरी वेव्स होती हैं, ये ऊपर तक आती हैं, ऊपर तक। अब ये सेकेंडरी वेव्स चारों तरफ चलती है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी। ये जो सरफेस वेव्स हैं, जब सरफेस पर आती हैं तो पूरे सरफेस को हॉरिजॉन्टली हिला देती हैं, बहुत डैमेज करती हैं। जितने बड़े बड़े मकान हैं, बिल्डिंग्स डैमेज हो जाती हैं, डैम्स टूट जाते हैं, नदियों के पानी का फ्लो दिशा ही बदल जाती है, नदियां अगर ब्लॉक हो गई तो
समुद्र में आ गया भूकंप तो समुद्र का सी फ्लोर ही नीचे को धंस सकता है। सी फ्लोर, लैंडस्लाइड, पहाड़ों में लैंडस्लाइड होती है, पूरे पहाड़ गिरने लग जाते हैं, डैमेज, हिल्स डैमेज हो जाते हैं। और अगर किसी शहर के नीचे से उसके वहां आ गया तो उस समय तो लाइफ एंड प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ये जो है अर्थक्वेक की वजह से है, बहुत लोग मारे जाते हैं। आप लोगों को भूज का याद होगा, बहुत सारे भूकंप उड़वाते रहते हैं, उस आप लोग देखना किताब में, थोड़ा इंटरनेट पर भी आप लोग देखना कौन कौन से भूकंप कब कब आए हुए हैं, कौन कौन से अर्थक्वेक में कितना कितना क्या क्या नुकसान हुआ है। अब थोड़ा सा और देख लीजिए, अर्थक्वेक को कैसे नापा जाता है, मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो एक साइंटिस्ट हुआ है चार्ल्स फ्रांसिस रिचर, चार्ल्स फ्रांसिस रिचर, चार्ल्स फ्रांसिस रिचर। ये देखिए, इसने 1935 में एक स्केल बनाया जिसको हम लोग रिचर स्केल कहते हैं। रिचर स्केल पर पैमाना, मेजरमेंट बना होता है, उसी पर अर्थक्वेक को नापा जाता है। रिचर स्केल का एक पॉइंट अपने पिछले वाले से 10 गुना अधिक पावरफुल होता है। हम अगर एक, मान लो यहाँ 1 है, 1.2 है, या मान लीजिए 6 है, 6.2 है, 6.3 है, 6.4 है, जो भी है, एक एक पॉइंट पिछले वाले से 10 टाइम्स ज्यादा हार्मफुल, ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, इससे भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। अब देखिए कुछ चीजें आप लोग से बता दूं, कुछ टर्म्स हैं। सिज्मोलॉजी किसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज सिज्मोलॉजी। जो साइंटिस्ट इसकी स्टडी करते हैं वो सिज्मोलॉजिस्ट कहलाते हैं, और जिस मशीन पर इसको नापा जाता है उसको सिज्मोग्राफ। तो सिज्मोलॉजी, सिज्मोलॉजिस्ट और सिज्मोग्राफ, ये तो एक ब्रांच हो गई, साइंस की एक ब्रांच हो गई। सिज्मोलॉजिस्ट साइंटिस्ट हो गए, सिज्मोग्राफ जिसको ग्राफ शो किया जाता है उसकी इंटेंसिटी का। ठीक है, ये चैप्टर अवर चेंजिंग अर्थ क्लास 7 के लिए एक कंप्लीट चैप्टर है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, साथ में बुक्स हो तो उसको भी कंसल्ट कर लीजिए, वीडियो कंप्लीट देखना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, जहां समझ में नहीं आया हो मैं आप लोग को दोबारा इसको क्लियर करके बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी।